नमस्कार, स्वागत है आपका 5 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले बात यहां पर ट्विशा शर्मा मामले की करते हैं। ट्विशा शर्मा मौत हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सुलझने के बजाय ट्विशा की मौत का मसला और उलझता जा रहा है। अब जो खुलासा अब तक इसमें हुआ है वो हैरान करने वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल उठाने वाला है। घर वालों ने जो दावा किया वो बहुत चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले में घर पर सीसीटीवी अब सवालों के घेरे में है। जिस मौत को बहुत सामान्य माना जा रहा था वो लगातार सवालों की परतों में उलझती हुई दिख रही है। भला कौन सोच सकता था कि हंसती खेलती ये जिंदगी चंद कदम चलकर ही बेजान हो जाएगी। वो लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे घर में नई उम्मीदें लेकर आई थी, वो ऐसे इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। भला कौन सोच सकता था। यही बात ट्विशा के परिवार को खाए जा रही है और इसीलिए वो लगातार दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठा रहे थे। ऐसे में इस गुहार को आखिरकार हाई कोर्ट ने मान लिया और अब ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। कोर्ट ने परिवार की गुजारिश मान ली है। कोर्ट ने कह दिया है पहले पोस्टमार्टम पर शक नहीं है, लेकिन दूसरे पोस्टमार्टम से भरोसा और बढ़ेगा, क्योंकि पहले किए गए पोस्टमार्टम पर ही परिवार की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे। क्योंकि जो कुछ ट्विशा के परिवार उसके दोस्तों की तरफ से बताया जा रहा है वो बहुत हैरान करने वाला है। ट्विशा की सबसे करीबी दोस्त प्राची गुप्ता ने बहुत बड़ा और हैरान करने वाला दावा किया है, जिसके मुताबिक ट्विशा की लंबाई 172 सेंटीमीटर थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी लंबाई 161 सेंटीमीटर दिखाई गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ट्विशा की बॉडी छोटी कैसे हो गई? आखिर मरने के बाद किसी की लंबाई कम कैसे हो सकती है? क्या ट्विशा की डेड बॉडी के साथ कुछ हुआ या फिर प्राची को ही लंबाई आंकने में गलती हो गई? ये वो सवाल हैं जो पूरे पोस्टमार्टम पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ट्विशा की सहेली समर के साथ उसकी शादी की तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल पूछ रही है कि क्या ट्विशा को देखकर कोई कह सकता था कि वो मानसिक तौर पर बीमार है? जैसे गिरीवाला सिंह जो उस पर आरोप लगा रही हैं, वो आप लड़की की वीडियोस देख के आप पता कर सकते हैं वो किस टाइप की लड़की थी। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गिरीवाला सिंह क्या कहना चाह रही है और वीडियोस क्या कहना चाह रहे हैं। आप लड़की मतलब देखेंगे उसमें कितनी खुश है अपनी शादी की वीडियोस में, या शादी से पहले भी उसकी कुछ वीडियोस इंस्टा वगैरह या रील वगैरह में आ रही हैं, वो देखो आप कितनी खुश है। वो आप कह सकते हो कि वो डिप्रेशन में या वो पिल्स लेती है। उसको 5 महीने में ऐसा कर दिया गया कि वो डिप्रेशन में आ गई, पिल्स लेने लगी। इन सब के बीच ट्विशा केस को लेकर जिस तरह समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, उसका तनाव गिरिबाला सिंह के वकीलों की हरकतों में भी देखा जा रहा है। इनकी हरकतें देखिए, सोचिए। मीडिया इस पूरे मामले में सवाल पूछ रही है, अपडेट जानना चाहती थी, लेकिन लगता है गिरिबाला परिवार का सब्र का बांध अब टूटने लगा है और ये उसी की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। वकील साहब अपनी खींच पहले कार पर उतारते नजर आए और ये उसी की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। वकील साहब ने पहले अपनी खींच कार पर ही उतार डाली। क्या इस खींच के पीछे वो 46 नंबर हैं, जिनमें गिरिबाला सिंह ट्विशा के पति के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और उन नंबरों का सच अब सामने आने वाला है और इसीलिए ये खींच दिख रही है। ये देखिए, हमारे पास वो फोन नंबर उनको चलाने वालों के नाम हैं जिन नंबर पर बात की गई। ये वही नंबर्स बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं नंबर्स पर गिरिबाला ने ट्विशा की मौत के बाद बात की। इन नंबर्स पे सीसीटीवी मेंटेनेंस से जुड़े 2 लोगों को फोन करने की कहानी पर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर गिरिबाला को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें सीसीटीवी मेंटेनेंस करने वालों को फोन करना पड़ा, जबकि घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। इन सब के बीच पुलिस पूरा सच जानने के लिए गिरिबाला सिंह से पूछताछ करेगी। उनकी अग्रिम जमानत रद्द हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनसे भी कुछ पूछताछ की जा रही है? वो जो 3 व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं उसमें 2 व्यक्ति हैं जिनके बयान हो चुके हैं। एक समर्थ सिंह है जो फरार है। सर, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है सीबीआई जांच के लिए। पुलिस ने तमाम जो तथ्य हैं, जो कहीं कोई चूक थी, वो सब चीजें उपलब्ध यहाँ पर करवा दी गई हैं। नहीं, उसमें वो राज्य शासन ने लिखा है सीबीआई जांच के लिए। बाकी तो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इन सब के बीच समर्थ के वकील ने भी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है और वो किसी भी समय सरेंडर कर सकता है। फर्स्टली जो उन्होंने मजाक बना के रखा है बाय स्टेटिंग कि वो अपने लीगल राइट्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शी हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से दिस।
तो ये लीगल राइट्स क्या सभी को होते हैं जिनके ऊपर उन्होंने जजमेंट पास भी किया है, जिनकी उन्होंने बेल खारिज करी है एज अ जज हरसेल्फ, क्या उनसे भी वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ से भगौड़े हो जाएं? और इज इट जस्टिफाइड कि उनका भगौड़ा होना, जब उनको बता दिया गया है कि उनकी बेल खारिज हो गई है और उनको कस्टडी में आना है, तो और वहाँ से वो भगौड़े हो जाएं? एंड शी इज हरसेल्फ इज जस्टिफाइंग एज अ जज। उम्मीद करते हैं जल्द ही ट्विशा शर्मा की मौत का सच सामने आएगा, पता चल जाएगा कि आखिर ट्विशा की सांसों की डोर कैसे टूटी और कौन है उसकी मौत का असली गुनहगार। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पूर्व जज गिरिबाला सिंह के वकील ने केस छोड़ दिया है। इनोस जॉर्ज कार्लो ने गिरिबाला सिंह का केस बीच में ही छोड़ दिया है। वहीं गिरिबाला सिंह को 3 दिन के भीतर अग्रिम जमानत मिलने को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिलने को लेकर नोटिस जारी किया है। 25 तारीख को गिरिबाला सिंह को पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद कोर्ट फैसला करेगा। इस पूरे केस में हर दिन कोई ना कोई नया वीडियो सामने आ जाता है। आज एनडीटीवी के पास ट्विशा की मौत से 3 घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वो ब्यूटी पार्लर में जाते और फिर वहां पर बैठी दिख रही है। तस्वीरों में वो पूरी तरह दुरुस्त दिख रही है। ऐसा नहीं लगता कि ट्विशा को कोई परेशानी यहां पर रही होगी। हालांकि सच क्या है ये जांच में ही सामने आ पाएगा। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां पर बड़े इत्मीनान के साथ ट्विशा बैठी हुई आपको नजर आ रही होगी। ब्यूटी पार्लर का ये वीडियो है जहां पर जाते हुए दिखी है और बैठे हुए यहां पर नजर आती है। ये वीडियो देखकर ये नहीं लगता कि कोई परेशानी में वो है या किसी तरह की दिक्कत है। बिल्कुल दुरुस्त यहां पर वो दिख रही है। ऐसे में ये सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ कि ये सब वहां पर हो गया। और इसको लेकर जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो हैं ये सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि जांच होगी तो और तमाम चीजें सामने आएंगी कि असल वजह इस पूरे मामले में क्या है। आगे बढ़ते हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर यूपी से लेकर बंगाल और दिल्ली तक सरकार सुपर एक्टिव मोड में है। हर जगह पर साफ कह दिया गया है कि नियमों के तहत ही कुर्बानी होगी। कुर्बानी के लिए सरकारों ने नियम तय किए हैं और सीधे निर्देश दिए हैं कि जो नियम तोड़ेगा उसे दंड भुगतना होगा। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बकरीद पर सरकारें सुपर अलर्ट मोड में आ गई। साफ साफ कह दिया गया है खुले में कुर्बानी नहीं होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरेंडर करने पहुंचा है समर्थ सिंह। ट्विशा मामले में समर्थ को पुलिस तलाश रही थी काफी दिनों से और अब बड़ा अपडेट आ रहा है कि समर्थ सरेंडर करने के लिए यहां पर पहुंचा है। इससे पहले ये जानकारी आ रही थी कि सरेंडर वो करना चाहता है और अब ये बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि समर्थ सरेंडर करने के लिए पहुंच गया है। ट्विशा मामले में जहां पर एक और परिवार के कई सारे सवाल हैं जो इस मामले को लेकर खड़े यहां पर हो रहे हैं। परिवार की मांग यह है कि दोबारा पोस्टमार्टम इस मामले में हो और जो आरोपी हैं उसमें आप देखिए सबसे पहले समर्थ सिंह को, जिसकी तलाश काफी दिनों से पुलिस को यहां पर थी, अब जानकारी आ रही है कि सरेंडर करने के लिए यहां पर पहुंच गया है। अब इसके बाद पूछताछ होगी तब ये और चीजें यहां पर स्पष्ट होंगी, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह वीडियो ट्विशा के सामने आए हैं उससे कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हुए कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी ट्विशा को कि ये सब यहां पर हुआ इस मामले के अंदर। और इस सब के बीच जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए समर्थ यहां पर पहुंचा है। काफी दिनों से फरार चल रहा था समर्थ, तो उसके ऊपर बकायदा इनाम तक पुलिस ने यहां पर घोषित कर दिया था और अब सरेंडर करने के लिए यहां पर ये पहुंच गया है। इसके बाद कोर्ट में क्या होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। जिस तरह से कई दिनों से इसमें एक के बाद एक डेवलपमेंट आ रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो भी
यहाँ पर ट्विशा की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि तमाम वीडियो में वो बहुत सामान्य यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद ये सब यहाँ पर होता है और इस सब घटना के बाद सबसे ऊपर नाम समर्थ का चलता है, जिसको पुलिस यहाँ पर काफी दिनों से तलाश रही थी, लेकिन वो पुलिस के संपर्क में नहीं आ पा रहा था। और अब खबर यह है कि वो जबलपुर जिला जज के सामने सरेंडर करने के लिए पहुंचा है। 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था समर्थ पर पुलिस ने। पहले 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था, फिर जब भी उसका कोई पता नहीं चल पाया तो इस इनाम को बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया था। तो आप सोचिए कि शिद्दत से इसको तलाशा जा रहा था। सुबह जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब भी ये सवाल पुलिस से पूछा गया कि आखिर समर्थ तक पहुंचने में पुलिस नाकाम कैसे है। तब पुलिस की तरफ से भी कहा गया था कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस मामले की गहनता से जांच यहाँ पर कर रहे हैं। और अब ये जानकारी आ रही है कि समर्थ यहाँ पर सरेंडर करने के लिए पहुंचा। अनंत हमारे साथ है। अनंत, बताइए, पहुंच गया है कोर्ट, कौन कौन है समर्थ के साथ, कहां था अभी तक, ये कोई जानकारी इसको लेकर मिल रही है? मैं तबिश आपको बता दूं कि ये इस केस का सबसे बड़ा मोड़ है। समर्थ की तलाश कर रही थी पुलिस, लेकिन पुलिस को समर्थ नहीं मिल रहा था। इसको लेकर पुलिस की काबिलियत पर भी सवाल उठे थे और ट्विशा का परिवार लगातार ये कह रहा था कि जब तक समर्थ की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि समर्थ खुद पेशे से वकील है और इस केस के जो भी सबूत है उनको प्रभावित कर सकता है। पूरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। और समर्थ के कोर्ट पहुंचने के बाद आपको बता दें, इसके इशारे कल ही मिलने शुरू हो गए थे जब कोर्ट ने साफ कर दिया था कि समर्थ को अदालत में पेश होना होगा और उसकी एक डेडलाइन तय कर दी थी। उसके बाद से ही लग रहा था कि समर्थ के पास अब कोई चारा नहीं है। और रही सही कसर आज पूरी हो गई जब समर्थ के वकील ने यह फैसला किया कि अब अग्रिम जमानत याचिका वो फाइल नहीं करेंगे। यह एक बड़ा ट्विस्ट, बड़ा मोड़ था इस केस के अंदर। और वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि जो जांच एजेंसी कहेगी, जो कोर्ट कहेगा, उसके आदेशानुसार हम जांच में सहयोग करेंगे। लगातार परिवार पर यह आरोप लग रहा था कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा। समर्थ की माता गिरिबाला सिंह को 3 बार नोटिस हुए, लेकिन वो एक बार भी नहीं पहुंची। इसको लेकर भी सवाल उठे थे। सवाल यहां तक उठे कि क्यों ना उनकी अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया जाए। उस दिशा में एसआईटी ने भी कहा था कि अगर सहयोग नहीं हुआ तो फिर हम अग्रिम जमानत रद्द करने की दिशा में सिफारिश करेंगे, कोर्ट से इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और आज की अगर मैं बात करूं तो समर्थ सरेंडर करने पहुंचा है और इसके बाद इस केस में नया मोड़ आ गया है। दूसरी बड़ी बात यह कि सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी गई है। तीसरी बड़ी बात यह कि जो माता गिरिबाला सिंह है, समर्थ की मां गिरिबाला सिंह है, उनके वकील ने केस को बीच में ही छोड़ दिया है। यह भी एक बड़ा मोड़ है यहां पर इस पूरे मामले के अंदर। और चौथी अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो पोस्टमार्टम एक बड़ा केंद्र बना हुआ था, जिरह का एक बड़ा केंद्र बना हुआ था विवाद का, उसमें भी ट्विशा के माता पिता की जीत हुई है। दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। एम्स के डॉक्टरों की टीम इस पोस्टमार्टम को करेगी। तो एक के बाद एक आज झटके समर्थ और उसके परिवार वालों को लगे हैं, जबकि ट्विशा के माता पिता के इस मामले में जीत एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगातार वो जो मांगे कर रहे थे, उनकी मांगों को कोर्ट से भी परमिशन मिली और एक के बाद एक उन्हें सफलता मिलती चली गई। ताबेश अनंत, देखिए, अब काफी दिनों से पुलिस तलाश रही थी। 30,000 तक का इनाम यहां पर घोषित कर दिया गया था। अब समर्थ ने आज ही अपनी अग्रिम जमानत अर्जी भी वापस ले ली है। तो यहां से जेल भेजा जाएगा या फिर कोई जमानत की अर्जी कोर्ट में लगाई गई है? देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि कोर्ट के सामने पेश होइए, यानी कि कानूनी कार्रवाई का सामना कीजिए। पुलिस भी यही चाहती थी कोर्ट के सामने पेश हो। अब कोर्ट के सामने जिरह होगी, वहां पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या वहां पर उसकी गिरफ्तारी की बात कही जाती है, या फिर जो समर्थ के जो बचाव पक्ष का वकील है वो क्या कहते हैं, और जो ट्विशा के माता पिता की तरफ से कोर्ट में वकील पेश होंगे वो क्या कहते हैं। दलीलों के आधार पर ही इसमें फैसला होगा कि उसकी गिरफ्तारी होती है, वो सरेंडर करता है, या किस दिशा में चीजें आगे जाती है। इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना होगा ताकि ऑफिशियली चीजें सामने आ सके। ताबेश बिल्कुल, अब देखिए, अब यहां पर सरेंडर करेगा तो अब चीजें कोर्ट के लिहाज से आगे बढ़ेंगी, कैसे यहां पर यह मामला आगे बढ़ता है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम दोबारा से करने की बात थी यहां पर अनंत, वो भी एक तरह से अब स्पष्ट हो गई है। तो वो कैसे यहां पर किया जाएगा, क्योंकि अब यह मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर तौर पर जो बड़े सवाल यहां पर खड़े हुए थे उनके जवाब मिलने की उम्मीद सबको यहां पर है। देखिए, बड़ी राहत थी दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला जो हाईकोर्ट का आया है। बड़ी राहत थी ट्विशा के परिवार के लिए। बड़ी राहत मैं इसलिए कह रहा हूं ताबेश, क्योंकि इस मामले का एक पहलू और था। दोबारा पोस्टमार्टम के मामले का एक पहलू और था। जो निचली अदालत थी जिसने मना किया था दोबारा पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने कहा था कि शव को प्रिजर्व किया जाए, लेकिन प्रिजर्व रखने की जो फैसिलिटी थी, यह कहा गया पुलिस की तरफ से कि वो भोपाल एम्स में नहीं है। -4 डिग्री, -8 डिग्री तक टेंपरेचर वो मेंटेन कर सकते थे, जिसमें वो शव को रख सकते थे। लेकिन कहा गया कि इसके लिए -80 डिग्री का टेंपरेचर चाहिए
चाहिए, जिसकी सुविधा भोपाल में नहीं है, मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। ऐसे में पुलिस ने परिवार वालों को यह कहा कि शव तेजी से डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि शव की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में आप शव को लीजिए, इसका जो है अंतिम संस्कार कीजिए। लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया। परिवार को विश्वास था कि उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात सुनी गई, अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनंत आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, ट्विशा मामले में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। समर्थ, जिसको पुलिस काफी दिन से तलाश रही थी, 30,000 तक का इनाम रखा गया था, वो अब सरेंडर करने के लिए यहां पर पहुंचा है। और जो ताजा जानकारियां इस मामले में आएंगी सामने, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, बकरीद नजदीक है और देश भर में 28 मई को बकरीद से पहले आज जुमे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा देखी गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भोजशाला, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जुमे को लेकर पुलिस प्रशासन ने बड़ी तैयारियां की थी। मध्य प्रदेश के भोजशाला में 721 साल बाद ऐसा हुआ कि शुक्रवार के दिन नमाज नहीं हुई। कुर्बानी तो हो गई, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। जुमे की नमाज के दिन इन राज्यों के तमाम शहरों में पुलिस की कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। जगह जगह अलर्ट रहा। हालिया घटनाक्रमों और संवेदनशील मुद्दों को देखते हुए राज्य सरकारों और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। संवेदनशील इलाकों और मस्जिदों के आसपास ड्रोन कैमरों से पल पल की गतिविधि पर नजर रखी गई। सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने सुबह से ही कई इलाकों में फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील की। यूपी में सीएम योगी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सड़क चलने के लिए है, नमाज के लिए नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। जिसके चलते यूपी में लखनऊ, संभल, बरेली, सहारनपुर समेत कई संवेदनशील जिलों में पुलिस अलर्ट पर नजर आई। पूरे उत्तर प्रदेश में सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम में खुद मुख्यमंत्री लगातार फॉलोअप ले रहे थे। बैठक जब की थी पिछली, तब भी त्योहारों को लेकर अधिकारियों को अलर्ट किया। तब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मलिहाबाद में एक जगह की। जरा पहले सुरक्षा के इंतजाम को देखिए, पुलिस कर्मियों को देखिए, फिर पूरा यह मामला आपको बताते हैं। खास सुरक्षा इंतजाम में पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। आप देखेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर हाथों में लाठी लेके और जो आंसू गैस के हथियार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मध्य प्रदेश के भोजशाला में 721 साल बाद ऐसा हुआ कि शुक्रवार के दिन नमाज नहीं हुई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में नमाज की इजाजत नहीं है, इसलिए हिंदू समुदाय शुक्रवार के दिन भोजशाला में सुबह से पूजा करता नजर आया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने भी सड़कों पर नमाज को लेकर सख्ती कर दी है। सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि धार्मिक प्रार्थनाएं केवल निर्धारित धार्मिक परिसरों और मस्जिदों के भीतर ही की जानी चाहिए, ताकि आम जनता को असुविधा ना हो और यातायात बाधित ना हो। जिसके बाद यहाँ भी कई इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर यूपी से लेकर बंगाल और दिल्ली तक सरकार सुपर एक्टिव मोड में और हर जगह पर साफ कह दिया गया है कि नियमों के तहत ही कुर्बानी होगी। कुर्बानी के लिए सरकार ने नियम तय किए हैं और सीधे निर्देश दिए हैं कि जो नियम तोड़ेगा उसे दंड भुगतना होगा। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बकरीद पर सरकारें सुपर अलर्ट मोड में आ गई। साफ साफ कह दिया गया है, खुले में कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी कानून के दायरे में ही दी जाएगी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी।
ऐसे ही कानूनी ऐलान के बाद यूपी में शहर शहर पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। पश्चिमी यूपी हो या फिर पूर्वी यूपी, बकरीद को लेकर अभी से पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। उपद्रव वाली जगहों को चिन्हित कर वहां पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि 25 मई को गंगा दशहरा है और उसी के ठीक बाद 28 तारीख को बकरीद है। ऐसे में पीस कमेटी की बैठकें हो रही हैं। दोनों तरफ के धर्मगुरु को हर पक्ष को निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि शांति बनी रहे, अमन कायम रहे। कोई भी प्रतिबंधित पशु की कोई कुर्बानी नहीं होगी। बाकी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इन सब चीजों का ध्यान रखें ताकि सोशल मीडिया पे कोई लाइव कुर्बानी करता है तो वो ना करे। गाजियाबाद में भी हालात ऐसे ही हैं। पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर, हर जगह पुलिस गश्त कर रही है और किसी भी उपद्रव की आशंका के लिए खुद को तैयार कर चुकी है। यहाँ भी साफ निर्देश है कि खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। सार्वजनिक रूप पे कहीं भी इस तरह की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सभी को बता भी दिया गया है और सभी पहले से भी कुर्बानी अंदर ही देते हैं। उसी प्रकार इस साल भी सभी लोग कोई भी सार्वजनिक स्थान पे कुर्बानी की प्रक्रिया नहीं करेंगे। यूपी में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली में भी बकरीद को लेकर हाई अलर्ट है। खास बात यह है कि यहाँ भी बकरीद को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक गौवंश, गाय, बछड़े, ऊंट की कुर्बानी गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक केस होगा। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों पर कुर्बानी नहीं होगी। वैध जगहों पर ही कुर्बानी की इजाजत है। सार्वजनिक जगहों पर खरीद बिक्री पर भी रोक। पशु क्रूरता पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा और दिल्ली में इसके लिए हर जगह विशेष निगरानी रखी जाएगी। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के नियमों के तर्ज पर पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने बकरीद को लेकर नए नियम पहले ही जारी कर दिए हैं और साफ कर दिया है कि नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। सार्वजनिक या खुले स्थान पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गाय, बैल, सांड, भैंस ऐसे मवेशियों की कुर्बानी बिना आधिकारिक मंजूरी के नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ 14 साल से ऊपर के बड़े जानवरों की ही कुर्बानी हो सकती है और उसके लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। स्वस्थ और युवा मवेशियों के वध पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसको लेकर कोर्ट में याचिकाएं भी डाली गई थी, जिनमें गाय की कुर्बानी पर भी सवाल उठाए गए थे। उसे कुर्बानी से बाहर रखने की मांग की गई थी। ऐसे में कोर्ट ने साफ कर दिया कि गाय की कुर्बानी देना इस्लाम की कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि खुले में कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहनी चाहिए। हालांकि इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई। बंगाल के नेता हुमायूं कबीर ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि कोई कुछ भी कर ले, कुर्बानी तो होकर रहेगी और गाय की भी हो। ना दिन दुनिया रहेगी, ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। जवाब में बंगाल सरकार ने साफ कर दिया, बंगाल में अब कानून का पालन करना ही होगा। Humayun Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. And if you think you can't follow the rules of Bengal, you are welcome to go to any other state where you are allowed. Or that, if that is also not allowed, you can go out of the country. There are other 55, 56 Islamic nations, where you can go. कुर्बानी से लेकर गौवंश को लेकर महाराष्ट्र में भी सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। सड़कों, फुटपाथ और मैदानों में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। कुर्बानी सिर्फ प्रशासन की तय की गई जगह पर ही होगी। गाय, बैल और सांड के वध पर पूरी तरह से कानूनी तौर पर रोक रहेगी। इसके अलावा गौ तस्करी और बूचड़खानों को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक संगठित गौ तस्करी, अवैध परिवहन पर रोक है। इसमें मकोका के तहत कार्रवाई होगी।
गैर कानूनी बूचड़खानों पर भी मकोका लगेगा और अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। गौवंश हत्या प्रतिबंधित करने के मिशन के बीच मुस्लिम समाज की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठा दी गई है। इससे पहले ये मांग जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अशरफ मदनी भी उठा चुके हैं। हमने तो जब हमारे स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इसके लिए आवाज उठाई थी तो हमने उस वक्त भी उनका समर्थन किया था कि पूरे देश में गौ हत्या को पर पाबंदी लगे और जो गौ हत्या करे उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान हो और जो इस तरीके से बेचे और खरीदे उनको भी सजा देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम समाज की तरफ से बहुत जोर देकर ये आवाज उठाई जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गौ हत्या पर रोक लगना चाहिए, लेकिन हमारे वो सनातनी भाई जो हैं वो सब खामोश बैठे हैं। वहीं गौवध को रोकने और उसको बचाने के लिए लगातार आवाज उठाने वाले शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने गायों को बचाने के लिए गो एलेक्स वेबसाइट का ऐलान किया है, जिसके बाद गौ सेवक उन गायों को खरीद लेंगे। एक सुनियोजित प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि ऐसा नैरेटिव कर दिया जाए कि अगर गौ हत्या रोकी गई तो इससे सबसे ज्यादा घाटा हिंदुओं को होगा और हिंदू परेशान होंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हिंदू इस धंधे में बिल्कुल नहीं है। जो है वो नराधम है, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है और बहुधा तो जो हिंदू नहीं है वही हिंदू नाम रख करके इस व्यापार को करता है ताकि पकड़ा जाए तो अपना हिंदू नाम बता करके हिंदुओं को बदनाम कर सके। तो कुर्बानी से शुरू हुई कहानी गौवंश की हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के मोड़ तक पहुंच गई है। आगे क्या होगा देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। समर्थ सिंह सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचा है। टूशा मामले में पुलिस तलाश रही थी समर्थ सिंह को और अब कोर्ट पहुंचा है सरेंडर करने के लिए। जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए इसके पहुंचने की खबर है। आपको बता दें कि टूशा का पति है समर्थ और ये काफी वक्त से फरार चल रहा था। 30,000 का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था समर्थ के नाम पर। जबलपुर जिला जज के कोर्ट ये पहुंचा है समर्थ, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर मंजूर करने से मना कर दिया है। जिला जज ने समर्थ से भोपाल में सरेंडर करने के लिए कहा है। तो 10 दिन से फरार था। कोर्ट पहुंचा था समर्थ सरेंडर करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर मंजूर करने से ही मना कर दिया है। जिला जज ने समर्थ से भोपाल में सरेंडर करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ताजा बयान इस समय सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक स्पोर्ट्स इवेंट के मंच से सीएम योगी ने एक ऐसी हुंकार भरी जिसने विरोधियों से लेकर रणनीतिकारों तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। योगी ने दो टूक कहा कि जो डर गया वो मर गया। आखिर योगी आदित्यनाथ के इस जुबानी निशाने पर कौन है? आखिर इसके मायने क्या हैं? ये बड़ा सवाल है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करना ये जीवन का सच है। जो भाग गया, जो डर गया वो मर गया। सख्त और तीखे तेवरों वाले योगी आदित्यनाथ के अडिग तेवर और ये तीखा अंदाज चुनावी सरगर्मियों और राजनीतिक उठापटक के बीच सुर्खियों में है, सवालों में है, चर्चा में है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मायने क्या हैं? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करना ये जीवन का सच है। जो भाग गया, जो डर गया वो मर गया। योगी आदित्यनाथ का ये बयान हर तरफ चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अपने इस अडिग रवैये से योगी आखिरकार निशाना किस पर साध रहे हैं? पहली नजर में इसे विपक्ष पर किया गया सीधा हमला माना जा रहा है। हाल के दिनों में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक मोर्चे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती का हवाला देते हुए साफ कर दिया
कि वो किसी भी सियासी दबाव या विपरीत लहरों के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। उनका ये बयान उन विरोधियों के लिए सीधा अल्टीमेटम भी है जो सरकार को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति बना रहे हैं। हारने की मंशा से नहीं, जीतने की मंशा से खेल खेलना चाहिए और बड़े मन से ही आदमी प्रयास कर से बड़ी सफलता जीत सकता है। ये निश्चित रूप से आज के नौजवानों के लिए एक प्रेरणादायी उद्बोधन है और इससे नौजवानों के हौसले बढ़ेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सियासी गलियारों और अंदरूनी सूत्रों का एक बड़ा तबका इस बयान के पीछे की क्रोनोलॉजी को कुछ अलग ढंग से देख रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि क्या ये संदेश केवल बाहरी विरोधियों के लिए है या फिर पार्टी के भीतर और बाहर बनने वाले उन अंदरूनी प्रेशर ग्रुप्स के लिए भी है जो समय समय पर प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे मोड़ आए हैं जहां फैसलों की दृढ़ता को लेकर आंतरिक खींचतान की खबरें मीडिया में तैरती रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि हो सकता है कि अवसर देखकर भागने और पल पल में बदलने वालों पर कटाक्ष कर सीएम योगी ने अपनी ही कतारों में खड़े उन लोगों को सीधा संदेश दिया है जो विपरीत परिस्थितियों में स्टैंड बदलने की सोच रखते हैं। योगी का ये संदेश साफ है कि चाहे राजनीतिक परिस्थितियां जैसी भी हो, फैसले अडिग होने चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी भी महंगाई, बेरोजगारी और जो करप्शन है उस पर बात नहीं करते हैं। आज पूरे प्रदेश में बिना रिश्वत लिए हुए कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि प्रदेश में अब बदलाव करना है, सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों के मेहमान हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भले ही योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान खेल से जुड़े कार्यक्रम में दिया हो, लेकिन उनके हर बयान के सियासी मायने जरूर निकाले जाते हैं। अब इसका सच क्या है, ये तो योगी आदित्यनाथ ही जानते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करना ये जीवन का सच है। जो भाग गया, जो डर गया, वो मर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी घमासान अभी से तेज हो गया है। इस बीच अखिलेश यादव का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने 403 सीटों पर तैयारियों की बात की है। उनका ये कहना है कि सीट की नहीं, जीत की बात यहां पर है। और आखिर इस बयान के क्या मायने हैं और क्यों जानकार इस बयान को अलग नजरिए से देख रहे हैं, क्यों इस बयान को कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है, इसकी चर्चा काफी हो रही है। क्या 2027 में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? उनके हालिया बयान का कुछ यही मतलब निकाला जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने 20 मई को एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आगामी चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को पूरी तरह मुस्तैद कर चुकी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि 2027 में पीडीए सरकार बनाने के लिए हम उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मुस्तैद रहने के लिए तैयार कर चुके हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ अलायंस में जो भी चुनाव लड़े उसे चुनाव जीतने के लिए हमारी बूथ लेवल तक की मजबूत संगठनात्मक शक्ति का पूरा फायदा मिले, क्योंकि हमने हमेशा कहा है बात सीट की नहीं जीत की है। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस और बसपा के गठबंधन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। ऐसी चर्चाएं थीं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर उनसे मुलाकात करने की कोशिश की है। और इसी सब के बीच ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये संदेश कांग्रेस को दे दिया है। संदेश ये हो सकता है कि अगर कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन के बारे में सोच रही है तो समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर लड़ने को तैयार है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा दोनों को निशाना बनाती नजर आई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास ने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों को ही इन आगामी चुनावों में जोर का झटका लगने वाला है। से पहले ही झांसी की झालर में शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब अगर झांसी की झालर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो निश्चित तौर से इस बात का आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोर का झटका लगने वाला है।
और इसीलिए जो है वो हताशा और निराशा में चाहे समाजवादी सूरमा हो या सामंती सुल्तान हो, इस तरह के जो है वो कदम उठाते हुए। अखिलेश यादव काफी समय से पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले और कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस बार अखिलेश ये संदेश देना चाह रहे हैं कि फोकस जीत पर रहे और अगर गठबंधन से जुड़ा कोई दल सपा को कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है तो ये ख्याल वो छोड़ दे, क्योंकि सपा अपने दम पर 2027 के चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।